फिर से एक बार नमस्कार, वंदे मातरम। मैं शैलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर भारत में मुस्लिम आगमन या आक्रमण के क्रम में बात करने जा रहे हैं वो है तराइन का युद्ध, जो 1191 और 1192 में तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध पे आने से पहले हमने पहले अपने वीडियो में बताया है कि मुसलमानों का आगमन या आक्रमण, मुस्लिम सत्ता अरब में स्थापित होने के बाद अरब से लगा हुआ सारा क्षेत्र अखंड भारत का क्षेत्र था, चाहे वो ईरान से भारत की सीमाएं ईरान तक जाती थीं। पूरा अफ़गानिस्तान भारतवर्ष का क्षेत्र था, जहाँ पर काबुल शाही, हिंदू शाही शासकों ने बहुत समय तक मुस्लिम आक्रांताओं से टक्कर ली। जयपाल, राजा आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल, इन्होंने अपने पूरे जीवन तुर्कों को भारत में न प्रवेश करने देने के लिए अपनी जीवन की आहुति दे दी। भारतवर्ष की भूमि महान योद्धाओं और वीरों से भरी पड़ी है। उसमें से एक बहुत महान योद्धा थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कहते हैं मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, और 18वीं बार जब हारे तो उनके साथ किस तरह का एक तुर्क आक्रांता व्यवहार करता है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कि जैसे अरब मोहम्मद बिन तुगलक आया, राजा दाहिर सेन को हराया। सबसे पहला आक्रमण मुसलमानों का सफल आक्रमण कहिए तो सबसे पहला सिंध प्रांत पर हुआ 1712 में। उसके बाद महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, जैसा कि हेनरी इलियट बताते हैं 17 बार आक्रमण किए, सफल आक्रमण। लेकिन उनमें से बहुत सारे आक्रमणों में हिंदुओं की संयुक्त सेना ने भी पराजित किया, भगाया, और कई जगह कश्मीर से 2 बार खदेड़े के। विद्याधर, राजा विद्याधर थे बुंदेलखंड के, उन्होंने महमूद गजनवी को खदेड़ा। इस तरह से महमूद गजनवी ने मंदिरों और धार्मिक स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने में तो सफलता प्राप्त की, लेकिन कोई भी क्षेत्र हमारा अपने अधीन नहीं कर पाया। इसके बाद उसका भांजा महमूद सालेर, जो धर्मांध आक्रांता था, वो भी आया और उसको बहराइच के युद्ध में राजा सुहेल देव ने 1032 ईस्वी में बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद जो तुर्क आक्रमण होता है वो है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी, गौर एक क्षेत्र है, गजनवियों के क्षेत्र में ही था। गजनवी क्षेत्र के बगल का ही एक क्षेत्र है गौर। वहाँ पे एक तुर्कों की एक प्रजाति थी, उन्होंने अपना साम्राज्य धीरे धीरे करके एक तरह से अपना राज्य स्थापित कर लिया। संसवानी वंश के नाम से जाना जाता था, संसवानी वंश। और कुतुबुद्दीन हसन, जो मोहम्मद गोरी के फादर थे, इनके 6 बच्चे थे। बाद में कुतुबुद्दीन हसन की मृत्यु के बाद बच्चों में साम्राज्य का बंटवारा हो गया। लेकिन ये जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, ये सबसे कर्मठ, प्रतिभावान, तेज तर्रार सूबेदार या सामंत या सुल्तान बना वहाँ का, और वो भारत पर आक्रमण करने के ख्वाब देखने लगा, और उसने कुछ सफलता भी प्राप्त की। जब सबसे पहले उसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। मुल्तान को जीतने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो वहाँ से सिंध का ऊपरी और निचला हिस्सा भी जीत लिया। उसके बाद वो गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ पे चालुक्यों का शासन था। चालुक्यों के राजा मूलराज द्वितीय, जो अल्पवयस्क थे, उनकी माँ नायकी देवी शासन संभालती थी। इनसे माउंट आबू के क्षेत्र में एक 1175 में एक भयानक युद्ध हुआ, जो
1175 में तो मुल्तान का हुआ था, 1178 में गुजरात का युद्ध हुआ। चालुक्यों ने मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह पराजित किया और वहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद वो लौट के गया और अपनी बाद में भी कई प्रयास किए, छोटे छोटे आक्रमण करता रहा, लेकिन बड़ी सफलता कोई उसे नहीं मिली थी। इधर के परिवेश में चौहान वंश का साम्राज्य अजमेर पे था। अजमेर, उसका नाम था अजय मेरु। अजय मेरु, जिसको आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं, अजय मेरु पर चौहानों का साम्राज्य था। और इनके पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर चौहान, इनकी शादी तोमरों में हुई थी। दिल्ली में तोमर वंश का शासन था और अनंगपाल तोमर जो थे वो उनकी लड़की से शादी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी। लेकिन अनंगपाल तोमर की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने दिल्ली का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को घोषित कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली की सत्ता पा गए और बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था, योद्धा, धनुर्धारी, और बताते हैं शब्दवेदी बाण चलाने में भी बहुत महारत हासिल थी इनको। 10 साल की आयु में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने 10 वर्ष की आयु में अपना साम्राज्य संभाला और कई युद्धों में अपराजय योद्धा थे, कभी हारे नहीं। इन्होंने कोई युद्ध हारा नहीं था। अद्भुत विश्वास, अद्भुत शौर्य, प्रतिष्ठा और बल, आत्मबल पृथ्वीराज चौहान में था। इस पृथ्वीराज चौहान के जो दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र, इसके बगल में मध्य भारत में एक जयचंद का शासन था कन्नौज पर। कन्नौज केंद्र माना जाता था भारतवर्ष का, वहाँ पे जयचंद का शासन था। जयचंद की भी ससुराल तोमरों में ही थी। तो इस तरह से ये रिश्तेदार भी थे, चौहान और जयचंद जो गढ़वाल शासक थे जयचंद, इनका और चौहानों के बीच वैवाहिक संबंध थे। एक तरह का वैवाहिक संबंध, मतलब तोमरों के यहाँ दोनों की शादी हुई थी, तो एक संबंध था, अच्छे रिलेशन थे। कई युद्ध दोनों ने मिलकर साथ लड़े थे। मोहम्मद गोरी एक धर्मांध आक्रांता, हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने के लिए, मतलब जो इस्लाम की स्थापना के समय से ही ये मान लिया जा गया है कि पृथ्वी जो है अल्लाह की बनाई हुई है, तो भारत पूरे पृथ्वी पर कोई भी राज्य करेगा तो वो मुशरिक ही होगा, मुसलमान ही राज्य कर सकता है, और गैर मुशरिक या काफिरों को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर वो राज्य करते हैं तो पहले तो कर नहीं सकते, अगर करते हैं तो अधीनता स्वीकार करें और जजिया दें, और लेकिन उससे भी पहले कि उनको प्रयास किया जाता है किसी तरह से भी उसमें कुरान नाफिज की जाए उस देश पर, और वहाँ पे दारुल हर्ब से उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए उस देश को। इस उद्देश्य के साथ मोहम्मद गोरी एक विशाल सेना लेकर भटिंडा के पास एक दुर्ग है हरियाणा में, वो दुर्ग चौहानों के अंडर में आता था, उस दुर्ग को जीतने का प्रयास कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान को पता चला, इन्होंने अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचे और एक युद्ध हुआ जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। भयानक युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह मारा और मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ, कैद करके पृथ्वीराज चौहान के सामने ले आया गया। पृथ्वीराज चौहान ने पहले भी कई बार हरा रखा था इसको, और उन्होंने इसको सोचा, बहुत हल्के में लिया कि कुछ नहीं, ये ऐसे ही एक मतांध तुर्क, और इनको चांडाल बोलते थे, जो तुर्क आक्रांता हुआ करते थे इनको चांडाल बोलते थे, म्लेच्छ बोलते थे कि म्लेच्छ है। और उसने जब प्राणों की अपनी भीख मांगी
तो हर बार छोड़ दिया करते थे पृथ्वीराज चौहान। यही भूल, ये सनातन परंपरा की देन है कि हमें इमोशन आ जाते हैं। यही भूल बहुत बड़ी भूल साबित हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की हार के बाद भारतवर्ष का राजनीतिक माहौल कुछ बदल गया। यहाँ चौहानों और गढ़वाल शासक जयचंद के बीच, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने गंधर्व विवाह कर लिया और उससे जयचंद बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया, इस शर्त पर कि जीतने के बाद दिल्ली मुझे सौंप दिया जाएगा, मतलब जयचंद को दे दिया जाएगा। इस पर मोहम्मद गोरी तैयार हो गया। मोहम्मद गोरी बताते हैं कि बहुत बड़ी 1 लाख की करीब सेना लेकर गौर प्रदेश से चला। उसके पास इस बार 2 उसके गुलाम बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका भारत के इतिहास में आने वाले समय में हम बताएंगे कि बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ से चला और तराइन के मैदान में इकट्ठा हुआ। इधर जयचंद की सेना भी मोहम्मद गोरी की सेना के साथ मिल गई और एक विशाल सेना, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के पास 20 से 25 हज़ार सैनिकों के साथ पृथ्वीराज चौहान, लेकिन बहादुरी में पृथ्वीराज चौहान की सेना का कोई मुकाबला नहीं था। इतनी असमान संख्या होने के बावजूद जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने बहुत बुरी तरह, युद्ध को जीतने वाले ही थे, बहुत बुरी तरह इस जिहादी सेना को काटा, मारा और बहुत भारी पड़ गए थे। लेकिन बताते हैं कि उस समय सूर्य डूबने लगा, नहीं तो उस द्वितीय युद्ध में भी मोहम्मद गोरी मारा गया होता। भारत की एक परंपरा है कि युद्ध प्रारंभ आज से नहीं, 10,000 साल का इतिहास है भारतवर्ष का। युद्ध कभी भी रात में नहीं होता। सूर्य निकलने के साथ, शंखनाद के साथ युद्ध आरंभ होता है और सूर्य अस्त होते ही शंखनाद के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में चली जाती हैं। ये पारंपरिक युद्ध रहा है और इसका दोनों पक्ष सम्मान करते हैं। लेकिन तुर्कों के साथ ऐसा नहीं था। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की तलवार मोहम्मद गोरी के गर्दन तक पहुंचने वाली थी, सूर्यास्त का समय होने की वजह से वो बच गया। तब हिंदवी सेना, पृथ्वीराज चौहान की सेना अपने शिविर में लौट आई और आराम करने लगी और उनको लग रहा था कि हम आराम से जीत लेंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी अपने सैनिकों को रात में आक्रमण करने का आदेश दे दिया। रात में फिर तुर्क सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना पर, शिविर पर अटैक किया, रात में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान की सेना पराजित हुई। ये छल से जीता गया एक युद्ध था तुर्कों द्वारा। ये कोई नई परंपरा नहीं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के समय भी, मोहम्मद साहब के समय भी, जो बनु मुस्तलिक कबीला, यहूदियों का एक बनु मुस्तलिक कबीला था, उस पर युद्ध मोहम्मद साहब ने भी फजल के समय सुबह 4 बजे अंधेरे में अटैक करके जीतना। उन्होंने भी जितने आक्रमण किए और दूसरे कबीलों पर ज़्यादातर रात में किया करते थे। तो ये नई परंपरा थी उनकी।
हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में राजा माना जाता है कि राजा प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सेवा के लिए होता है। उसके एक सिद्धांत होते हैं, उसकी एक युद्ध नीति होती है जिसको बहुत कड़ाई से पालन करते थे। लेकिन तुर्कों के पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये तुर्क जो है वैचारिक रूप से चोर और डकैतों की तरह ही हुआ करते हैं। इनको युद्ध जीतने से मतलब होता है, वो किस तरह से जीता जाए, इसका कोई धर्म युद्ध नहीं होता उनके यहाँ। धर्म युद्ध हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ धर्म तो है ही नहीं है। धर्म, उनका जो पंथ है उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई किसी भी तरह से उनको जीतना होता है युद्ध को। पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए तराइन के द्वितीय युद्ध में, और बंदी बनाने के बाद भी जो एक शूरवीर क्षत्रिय राजा का पराक्रम होता है वो करते हुए, गौरी ने पूछा कि क्या तुम्हारे आपके साथ सलूक किया है? उन्होंने कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। लेकिन गौरी जैसा तुर्क राजा जिसको धर्मांतरण की इतनी जल्दी थी, इतना जिद था, और जितने भी आक्रांता आए तुर्क और अरब से, ये सब यहाँ धर्मांतरण के लिए आते थे कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाया जाए, ये पहली इनकी प्राथमिकता होती थी। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को भी बहुत प्रेशराइज किया गया कि इस्लाम स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार करना क्या, अधीनता स्वीकार करने के लिए तो आदमी तैयार ही नहीं था। आँख मिला के बात करते थे तो गौरी को बहुत बुरा लगा और उसने प्रताड़ना इस लेवल तक की कि उनकी दोनों आँखें निकलवा लीं। बहुत भयानक प्रताड़ना के बाद भी उनको मार नहीं रहा था। वो चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान जैसा आदमी अगर इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाना कितना आसान हो जाएगा। ऐसा इस्लाम ने कई बार किया है, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको आगे मिलेंगे जब उन्होंने बड़े बड़े नामी लोगों को पकड़कर इस्लाम स्वीकार कराने का प्रयास किया। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत दिनों तक कैद रखा और अंत में पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, चंद्रवरदाई को जब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई हैं, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो यहाँ से गए गौर क्षेत्र और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि इस तरह की प्रताड़ना न की जाए। वहाँ पे जो मोहम्मद गोरी से, राजा क्या वो जो शासक है वहाँ का, लेकिन वो नहीं माना, वो गुस्सा कर गया और उसने चंद्रवरदाई को भी उसी जेल में कैद करा दिया। फिर चंद्रवरदाई को एक दिन पता चला कि कोई तीरंदाजी प्रतियोगिता कराने वाला है मोहम्मद गोरी। फिर वो अपने किसी तरह से मोहम्मद गोरी के पास पहुँचे चंद्रवरदाई, और उन्होंने कहा कि जो जिसको आप कैद कर रखे हो पृथ्वीराज चौहान, वो भी भाग लेना चाहते हैं इस प्रतियोगिता में। उन्होंने कहा वो अंधा आदमी क्या भाग लेगा? उन्होंने कहा साहब वो शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं, मतलब आवाज़ सुनकर उस पर निशाना बिल्कुल सटीक लगाने का उनका अभ्यास है। मोहम्मद गोरी को विश्वास नहीं हुआ, उसको लगा कि ये तो बिल्कुल बकवास है, झूठ बोल रहा होगा। उन्होंने कहा ठीक है, उसको भी ले आओ। तो वहाँ पे जब पृथ्वीराज चौहान का समय आया तो उनसे कहा गया कि आप चलाइए। तो उन्होंने, चंद्रवरदाई ने कविता पढ़ी कि 4 बास 24 गल अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इस तरह से उन्होंने मोहम्मद गोरी की आवाज़ सुनकर शब्द वेदी बाण से एक ही बाण में उसके सीने के आर पार कर दिया और इस तरह से मोहम्मद गोरी का अंत कर दिया। ये घटना है 2006 की। पृथ्वीराज चौहान
को चंद्रबरदाई ने अपने खंजर से मारा और खुद खंजर खा के किसी तुर्क के हाथों से मरना बेहतर है कि आत्मसम्मान के साथ स्वयं ही अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। इस तरह के वीर योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने यहाँ से बहुत सारा सिक्के, मुद्राएं, रुपया, पैसा लेकर गया। वो बहुत सारी स्त्री और बच्चों को भी लेकर गया था गौर प्रदेश में। स्त्रियों को वहाँ पे बेचा जाता था बाज़ारों में और गुलाम बना के रखा जाता था। वो यहाँ से पानीपत, एक बात जो मैं बताना भूल गया कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ जरूर दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने दिल्ली का राज्य उसे नहीं दिया, बल्कि 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और हत्या कर दिया। और उसमें इस लूट कन्नौज पे भी शासन कर लिया। मैं इतनी बात कहना चाह रहा था, कन्नौज पे भी शासन। तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के मुख्य कारण जयचंद, जो कि भारतवर्ष में आज गद्दारी के उपमा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंबल हैं गद्दारों के। और जब दिल्ली जीत लिया मोहम्मद गोरी ने, तो जयचंद को दिल्ली का राज्य नहीं दिया और मना कर दिया देने से, और युद्ध के लिए ललकारा। और जयचंद से भी एक चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में, जिसमें जयचंद के राजे हुई जयचंद की हत्या कर दी और कन्नौज को भी बुरी तरह लूटा। यहाँ से बहुत सारा माल लेकर गोरी गौर प्रदेश गया, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी, गुलाम भी, औरतें, बच्चे, सबको ले जाकर वहाँ बेचा जाता था गौर क्षेत्र में। अरब में ये प्राचीन, पहले से ही ये प्रचलित था। इसको माले गनीमत कहते हैं, जो सामाद लूट का माल होता है, माले गनीमत। उसमें 5वां हिस्सा धर्मगुरु को या खलीफा को भी जाता है उसका, जिसका कुरान की 8वीं आयत में डिटेल में दिया हुआ है माले गनीमत को कैसे बांटा जाए। जो लूटा हुआ माल था उसमें 2 लड़कियां थीं। ये पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी बेला, और जयचंद की पौत्री थी कल्याणी। इन दोनों को भी गोरी अपने साथ गौर क्षेत्र ले गया। और कहते हैं कि वहाँ पे जब वहाँ के धर्मगुरु ने, इनका जो इस्लाम का गुरु था, उसने पूछा कि तुमने काफिरों को कितना कन्वर्ट किया, कितनी बड़ी प्रशंसा पाई, बड़ी ख्याति पाई, बहुत पैसा वहाँ ले गया था। उसमें उसने बताया कि मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, एक चौहान की बेटी और एक जयचंद की पौत्री। वो हूरों से भी सुंदर हैं, जन्नत की हूरें जो होती हैं उनसे भी खूबसूरत हैं। तो उसने उस धर्म, अपने जो काजी था, उसको इन दोनों लड़कियों को काजी ने मांगा कि ये दोनों हमें दी जाएं। इनका इतिहास हमारे इतिहास में नहीं मिलेगा, लेकिन लोक गीतों में, लोक कथाओं में और अरब के कुछ साहित्यों में भी इसका वर्णन मिलता है। वहाँ पे बताते हैं कि ये दोनों क्षत्राणियाँ, वीर बालाएँ, इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और इन्होंने काजी के सामने कहा कि हाँ, हम शादी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं। एक तो विवाह से पहले हमारा कौमार्य न भंग किया जाए, और दूसरा, हमारे यहाँ रस्म है कि विवाह में लड़के का कपड़ा लड़की के घर से आता है और लड़की का कपड़ा लड़के के घर से आता है, और ये परंपरा हम चाहते हैं कि निभाई जाए, और आपके कपड़े
भारतवर्ष से आएंगे और हमारे कपड़े आप जो देंगे वो हम देंगे। काजी इस पर तैयार हो गया। कहते हैं कि उन्होंने कवि चंद्र को एक रहस्यमयी पत्र लिखा बेला ने, और कवि चंद्र ने जो वस्त्र सिलवार कर भेजे उसको पहनने के बाद काजी को वो विष से भरे हुए तीलें लगी थी। उसको पहनते ही काजी वहीं मर गया। और इन कल्याणी और बाला दोनों दोस्त भी थी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम्हारे ही कहने पर ये धर्मांध आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी भारतवर्ष गया था और इसलिए तुम्हें मारकर हमने बदला लिया है। ऐसी वीर हमारे देश में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बहुत ताकतवर वीर और बहादुर रही हैं, जिनको हम शायद भूलते जा रहे हैं। इतिहास एक हमारे बहुत पुराने शिक्षाविद लॉर्ड मैकाले हैं, वो कहते हैं कि जो लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करते हैं, उस पीढ़ी से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो आने वाली पीढ़ियाँ उसको स्मरण करें। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के गौरवमयी इतिहास का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उससे हमें प्रेरणा मिलती है और आगे की समस्याओं को समझने की क्षमता मिलती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।